अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो खासतौर पर कराची वालों के लिए है कि एमक्यूएम के जो नई तंजीम साजी हुई थी उनको बड़ा धचका लगा है और महकमा दाखिला सिंध ने दो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से नामजद करदा रहनुमा थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। क्यों हिरासत में लिया गया है और उनको अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कब जो है नामजद किया था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन के खिताब पर पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट से एक शहरी ने रिजू किया था और उसके बाद फिर अगले ही रोज़ उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने के लिए एक वीडियो जारी की और उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। क्या वजह ठहरी, क्या कहना चाहते थे, वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा एमक्यूएम के जो 22 अगस्त के मुकदमात थे, उन मुकदमात की समाअत करने वाली जज को मुलाजमत से ही फारिग कर दिया गया है। क्या एमक्यूएम की वजह से उनको फारिग किया गया है या कुछ और वजह थी, वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। और ख़ासतौर पर वो मुकदमात उस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ही दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिए गए हैं। क्यों मुंतकिल हुए हैं उसकी तफसीलात और वजूहत आपके सामने रखनी है। ख़ासतौर पर जो पहले मैं आपके सामने रखूँगा वो प्रेस रिलीज जो कुछ दिन पहले एमक्यूएम की जानिब से लंदन सेक्रेटेरिएट से जो है वो जारी की गई थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक राब्ता कमेटी के साबिक रुकन और सीनियर रहनुमा कंवर खालिद यूनुस को एमक्यूएम का सीनियर डिप्टी कन्वीनर और मारूफ इनकलाबी रहनुमा दानिश्वर राइटर मोमिन खान मोमिन को डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया है। और एमक्यूएम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट और इसके अलावा जो उनके जो तारिक जावेद साहब की सदारत में इजलास हुआ था और उसके बाद इनको दोनों को जो है वो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिसमें ख़ासतौर पर जो असीर हैं मुख्तलिफ मुकदमात की उनकी पैरवी करनी थी, लापता अफराद की वापसी और शोधा के लवाहकीन और असीरों से जो लापता लोग हैं उनके साथियों के अहल खाना से की जो खबर गिरी थी उसके फ़राइज़ अंजाम देने के लिए ख़ास तौर पर इनकी जो वो जिम्मेदारी आयद की गई थी। लेकिन महकमा दाखिला की जानिब से कुछ देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो आप रात में देर से देख रहे हूँ, महकमा दाखिला की जानिब से एक नोटिस जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पर ये फैसला जारी किया है, जिसमें एमक्यूएम उन नोटिस के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी के अरकान कंवर खालिद यूनुस और मोमिन खान मोमिन को 90 दिन के लिए हिरासत में ले लिया गया है। एमक्यूएम लंदन के उनका कहना है कि दोनों रहनुमाओं को 6 रोज़ कबल एमक्यूएम लंदन ने पाकिस्तान में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। एमक्यूएम लंदन के रहनुमा गैर कानूनी सरगर्मियों और अमान उमान की सूरत हाल ख़राब करने में मुआवन साबित हो सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दोनों को 90 दिन के लिए हिरासत में लिया गया है। मोमिन खान मोमिन और कंवर खालिद यूनुस की वजह से कराची के शहरियों की जानों को खतरा हो सकता है, खतरा है, ये खदशे का इजहार किया गया है। नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर ज़रूर देखेंगे। बुनियादी तौर पर बहुत सारे जो इल्ज़ामात होते थे एमक्यूएम के जो आप कह सकते हैं जिनके ऊपर टारगेट किलिंग के इल्ज़ामात थे, मुख्तलिफ बत्ताखोरी दहशतगर्दी के संगीन नोयत के इल्ज़ामात होते थे, तो हम रिपोर्ट करते थे। वो टीवी चैनल पर हम रिपोर्ट करते रहे। जो कुछ अदालतों में पुलिस और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रिपोर्ट सामने आती थी, वो हम रिपोर्ट करते थे और दुनिया देखती थी। उसके बाद फिर कई लोग हैं जिनको सज़ाएँ हुई, जिनके इल्ज़ाम जिनके ऊपर साबित हुए। कई ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर लोअर कोर्ट से सज़ाएँ हुई और हाई कोर्ट से वो बरी हो गए, और कई ऐसे हैं जो क्योंकि ज़्यादा केसेस से और कुछ में बरी हो चुके हैं और कुछ में अब तक वो जेलों में हैं। बहरहाल मामला यहाँ ये होता है कि ये दोनों मारूफ लोग हैं, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है कराची में, कंवर खालिद यूनुस की और मोमिन खान मोमिन की। कोई चार्ज भी नहीं है इनके ऊपर, कोई इल्ज़ामात कोई इस तरह के नहीं है। लेकिन जब इनको मुकर्रर किया गया है एमक्यूएम की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है, इनको जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, तो अचानक ना जाने महकमा दाखिला को क्या सूझी। इससे पहले तो जो इख्तियारात होते थे 90 रोज़ के, वो रेंजर्स के पास से, जो कि इंसदादी दहशतगर्दी की जो एक एक्ट थी उसकी दफ़ात के तहत 11EE के तहत उनको इख्तियारात थे। लेकिन अब महकमा दाखिला ने खुद इनको अपने पास रखा है, रेंजर्स के पास इख्तियारात नहीं है। तो इससे काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि इंसानी हकूक़ काफ़ी मुतासर हो सकते हैं और परसेप्शन दुनिया भर में इसका ख़राब हो सकता है कि इंतहाई अदबी शख्सियात, इंतहाई मायानाज काबिल शख्सियात, राइटर हैं, दानश्वर हैं, और उनके साथ अगर तंजीम ने, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने या उसके बाद फिर दीगर ने इनको अगर नामज़द किया है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की मदद के लिए या उनसे रब्ते के लिए, उनकी मदद के लिए, तो फिर इस तरह शायद मुनासिब अमल नहीं है। ज़ाहिर है इदारे अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहते हैं करते हैं, लेकिन फिर ये सारी जब चीज़ें सामने आती हैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जब रद्द अमल देते हैं
تو اس پر پھر بہت سارے ہمارے ادارے ناراض ہوتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب اس طرح کا رد عمل کیوں دیتے ہیں. ظاہر جینون سی بات ہے، رد عمل جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر بڑا سخت ہوتا ہے، غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ جس طرح کی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں. پابندی سے یاد آیا کہ تقریباً 6 سال پہلے پابندی لگائی گئی تھی الطاف حسین صاحب کے خطاب کے اوپر صرف 15 دن کے لیے لاہور سے. اس کے بعد پھر توسیع ہوئی شاید، لیکن اس کے بعد پھر اس پابندی کو اضافہ نہیں کیا گیا ہے. اس پابندی جو لگائی گئی تھی اس کو مزید نہیں بڑھایا گیا ہے، لیکن اب تک ان کی تقریر کے اوپر، ان کی تصویر کے اوپر، ان کے نام کے اوپر پاکستان میں مکمل طور پر پابندی ہے. آپ کسی طریقے سے آپ نشر نہیں کر سکتے. میں بھی خود بعض دفعہ مجھے دوست کہتے ہیں، کرتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صحافتی ذمہ داریاں ہیں کہ جس طرح ہم ہر کسی کی خبر رپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ خبر کیوں نہیں رپورٹ کر سکتے. تو بہرحال میں رپورٹ تو کرتا ہوں بنیادی طور پر، اور میرا کنٹیکٹ بھی سب جانتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ پابندی ہے. انہوں نے خود بھی اسلام آباد میں خاص طور پر DHL کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک درخواست بھیجی ہے کہ ان کی جو عوام ہے ان سے رابطے کے لیے، باقاعدہ طور پر رابطے کے لیے اجازت دی جائے، کیونکہ اسی طرح جب ایک رابطے کے حوالے سے جب پبلک ہو جاتی ہے بات، تو پھر یہاں پر جو رابطہ کار ہوتے ہیں یا جن سے تعلق رہتا ہے یا جن کو پتہ چل جاتا ہے اداروں کو کہ ان کی نمائندگی ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے حراست میں لے لیے جاتے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، پھر لوگ سامنے نہیں آتے. تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر MQ الطاف حسین صاحب کی جو قیادت ہے اور وہاں لندن میں، تو ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد سے رجوع کیا. لیکن اسی دوران خاص طور پر کراچی کے جو محمد ایک شمس ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ پہلے بات چلتی رہی. ہمیں ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں مطلب بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، بہت ساری نہیں بھی پتہ چلتی، ظاہر ہزاروں کیسز ہیں. تو بہرحال ہم نے اس کو فالو کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے آ کے اچانک درخواست دائر کی اور کہا کہ الطاف حسین صاحب سے کی جو تقریر ہے وہ ان کے فالوور ہیں، انہوں نے جو اگر قانون نافذ کرنے والا اختیار ہے یا ملک کی سالمیت یا ریاست کے خلاف جو بات کی تھی اس پر انہوں نے معافی مانگ لی ہے. لہٰذا ان کے یہاں کئی فالوورز ہیں، ان کے جو تقریر ہے اس پر سے پابندی ہٹائی جائے. اچھا، بہت سارے لوگ پریشان تھے، بہت سارے ادارے بھی ادھر کے جانچ کر رہے تھے کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کس نے اچانک آ کے فائل کر دی. مطلب اتنی ہمت کس کی ہے کہ وہ آ کے اس طرح سر بازار آ کے وہ عدالتوں میں اس طرح کی درخواست دائر کرے. یا مطلب کہا جائے تو یہ ممنون ہے. اگر یعنی کہ کھل کے الطاف حسین صاحب سے محبت یا MQ سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، MQ کے یہ ٹولے سے ہٹ کے میں جو بات کر رہا ہوں وہ نہیں کر سکتا. اس لیے لوگ بیچارے اگر کرتے بھی ہیں تو وہ چھپ چھپا کے کر رہے ہیں. کھلے عام کبھی بھی ایک عرصہ دراز سے، یعنی کہ 22 اگست کے بعد اگر جس نے کر دیا تو سمجھ لیں اس کی جیل جانا اس کا پکا ٹھہر گیا، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا. تو بہرحال پھر یہ اچانک شمس صاحب سامنے آئے تو کافی لوگ حیران بھی تھے کہ کون ہے بھائی، اچانک یہ آ گیا اور اس نے درخواست دائر کر دی. تو کافی ہلچل تھی. کل پرسوں بھی اس طرح مختلف لوگ رابطے کرتے رہے. بہرحال پتہ چلا ہے کہ انہوں نے خود ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ MQ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تبلیغی جماعت سے ویسے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جوڑنا چاہتے ہیں شہریوں کو، وہ عوام کو جوڑنا چاہتے ہیں، وہ رابطے بحال کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ الطاف حسین صاحب سے پابندی ہٹائی جائے. لیکن اب گھر والے کافی ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. اب ممکنہ طور پر کوئی اور بھی ان سے رابطہ کیا ہو، کسی نے ان کو ہراساں کیا ہو، یا ظاہر ایک بڑا قدم جب بندہ اٹھانے آ رہا ہوتا ہے تو وہ سارے گھر کے آگے پیچھے کے معاملہ دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ان کو یہ درخواست واپس لینے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا ہے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. بہرحال انہوں نے درخواست واپس لے لی ہے اور انہوں نے الطاف حسین صاحب کی جو تقریر ہے اس پر جو پابندی تھی نشر کرنے پر، اس کو چیلنج کیا تھا اور انہوں نے پیمرا اور دیگر کو جو ہے وہ خاص طور پر انہوں نے فریق بنایا تھا. اچھا، وہ بہرحال بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے. میں کچھ ابھی بھی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یار تم ڈر ڈر کے بات کرتے ہو. خاص طور پر یہ بات ایسی ہے کہ ہم ایک بحث صحافی رپورٹ کریں، لیکن یہاں ہزاروں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا کراچی میں مسئلہ ہے کہ ان کی نمائندگی نہیں ہے. وہ کافی نمائندگی کے لیے پریشان ہے. خاص طور پر MQ کا جو بہادرآباد والا ٹولہ ہے اس سے پریشان ہے اور وہ کسی اور جماعت میں جانا نہیں چاہتے. تو وہ حقیقی جو ان کے عقائد ہیں، جن کو فالو کرتے رہے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، تو وہ اپنے قیادت سے جڑے رہنا چاہتے ہیں. لیکن مختلف جو اس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ جیل ہو جاتی ہے، تو وہ کافی پریشان ہے. تو اس لیے ظاہر ہے میرا فرض بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ کروں. اچھا، یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جو محکمہ داخلہ سندھ ہے ان کو کچھ دن پہلے جو ہے ایک لیٹر لکھا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 2 کی جج جو ہے ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے
है उनको हटाने की सिफारिश की थी, और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन में कहा था कि जितनी जल्दी हो सके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 की जो जज हैं नुज़हत आरा अलवी साहब, इनको डी नोटिफाई किया जाए, और रिटायर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नुज़हत आरा अलवी को 10 अगस्त 2021 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में जज के तौर पर तैनात किया गया था। और एटीसी की इन्हीं जज साहिबा ने एमक्यूएम रहनुमाओं और इसके अलावा दीगर से कई बार तलब कलामी की वकला को जो है बंदर आने से रोक दिया था, और उसके बाद काफ़ी इनकी जो है वो चलती रही। खासतौर पर जब 22 अगस्त का मुकदमे की समाअत होती थी, या डॉक्टर आसम के अस्पताल में दहशतगर्दों के इलाज और मुआलजे से मुताल्लिक जब केसेस की समाअत होती थी, तो जज साहबा का वकला कहते हैं कि रवैया नामुनासिब था, और एक दिन अदम पेशी पर वसीम अख्तर साहब जो कि साबिक मेयर हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। उसके बाद फिर जो पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल साहब हैं उनकी भी अदम पेशी के ऊपर उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। तो इस पे काफ़ी जो है वो लोगों को खदशात थे। तो उस पर ख़ासतौर पर एक तो ऊंची आवाज़ में बात करने के ऊपर जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं गुलफराज खट्टक साहब, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें थी। हम तरीन केसेस की समाअत करी थी। ये आपको याद रहे कि ये वो 2 केसेस खासतौर पर 22 अगस्त वाले वो हैं जिन 2 केसेस की, यानी कि 22 अगस्त के जो 2 केसेस हैं, इन्हीं इल्ज़ामात या इसी नोयत के इल्ज़ामात के तहत अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ भी लंदन में ट्रायल चलाया गया था, और वो वहाँ से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ कराची में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे और उसके बाद को जो लोग गिरफ्तार हुए थे, ख़ासतौर पर तमाम जो एमक्यूएम की यहाँ लीडरशिप थी, आमिर खान, फारूक सत्तार और उसके अलावा वसीम अख्तर, बाकी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे। तो जमानतों पर हैं लेकिन वो पेशियाँ भुगत रहे। ये वही केसेस हैं जो लंदन में जिनसे अल्ताफ़ हुसैन साहब बरी हो चुके हैं। अच्छा, इन्हीं की जज साहिबा के रवैये की वजह से काफ़ी सारे जजेज़ ने, काफ़ी सारे वकला और जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया था कि इनके मुकदमा जो है मुंतकिल किए जाए। लेकिन उनको मुलाजमत से जज साहिबा को हटाने से पहले ही जो है हाई कोर्ट ने इनके मुकदमात जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 12 में मुंतकिल किया। उसमें दरख्वास्त में इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जज जो है उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, और जज जो है वो एक जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही हैं, और उनको पहले गिरफ़्तार किया और उसके बाद फिर जेल भेजा गुलफराज खट्टक को। तो दोनों केसेस जो है दूसरी अदालत मुंतकिल किए जाएँ। तो ये फिर हाई कोर्ट ने ये पहले ही मुंतकिल कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर मुसलसल तहरीरी तौर पर वकला ने आके शिकायतें की तो जज साहिबा को वहाँ से हटा दिया। अब कहा जा रहा है कि एक तो ख़ास तौर पर 2-3 चीज़ें मुमकिन तौर पर हो रही हैं कि एक तो कादिर पटेल साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, पीपल्स पार्टी शायद उस मामले में नाराज़ थी इन जज साहिबा से, उसलिए हटा दिया गया है। और उसके बाद फिर एमक्यूएम के जो मोमिन खान मोमिन साहब हैं और उसके अलावा कमर खालिद यूनुस साहब हैं, अब चूँकि एमक्यूएम के जो हैदराबाद का टोला है उनका पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो चुका है, तो अगर किसी और इदारे या एजेंसी को एतराज़ हो ना हो इनको यहाँ लीडर यहाँ मुंतखब करने का या उनको जिम्मेदारियाँ सौंपने का, लेकिन एमक्यूएम के इस टोले को शायद कुछ लोगों का खदशा है कि इनको जो है एतराज़ हो सकता है कि इनकी अपनी जो एक समझने के एक सियासत जो है वो काफ़ी ख़तरे में पड़ सकती है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब तो इनसे नाराज़ हैं। वो इनसे बात नहीं करना चाहते, तो ज़ाहिर है उनकी अपनी एक मैकेनिज़्म है, तंजीम साजी है उनका। अल्ताफ़ हुसैन साहब का तो ये कहना है कि ये जो ग्रुप है हैदराबाद टोला, वो तो एमक्यूएम के जो सियासी जो एक असर रसूख था या एक पार्टी थी उसको नाम तब्दील, ये नाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो वो तो गैर कानूनी करार देते हैं। तो बहरहाल कहा जा रहा है कि इस वजह से भी इनको ना सिर्फ 2 अफसरा जो सीनियर तरीन जो शख्सियात थी इनको गिरफ़्तार किया गया, बल्कि जज साहिबा का तबादला भी उसी जज साहिबा को मुलाजमत से हटाना भी उसी की एक कड़ी है। बहरहाल इंतहाई अहम अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हम सब की जो इस पाकिस्तान में सांस लेता है उनके पूरे हकूक़ हैं, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उनके हकूक़ की पासदारी ज़रूर करेगा। और यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं जो धरता है उनको भी सोचना चाहिए कि किसी के अंदर इस तरह नफ़रत ना भरें कि वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाए। ये आह जो है ना, ये ठंडी आह जो बहुत दूर तक जाती है। अल्लाह ताला इस मुल्क का, इस सूबे का, इस शहर का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।